नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय ग्रेविटेशन की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ग्रेविटेशन हमारा बेस रहेगा फिजिक्स की किताब का चैप्टर 7। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ग्रेविटेशन की जो मूल सिद्धांत है उनको समझना, मतलब ग्रहों की चाल से लेकर पृथ्वी पर ग्रेविटी तक। और ये सब आपस में कैसे जुड़ा है ना? हाँ, देखिए, शुरुआत तो गैलीलियो से हुई थी। उन्होंने देखा कि कोई भी चीज हो, उसका मास कुछ भी हो, वो पृथ्वी की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही गिरती है। सही। और उस वक्त ग्रहों की गति के पुराने मॉडल भी थे, जैसे टॉलेमी का जियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें पृथ्वी केंद्र में थी। और फिर आया कोपर्निकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें सूर्य केंद्र में था। बिल्कुल। लेकिन असल कहानी आगे बढ़ी टाइको ब्राहे के साथ। उन्होंने ग्रहों की स्थिति के बहुत ही सटीक आंकड़े जमा किए। अच्छा। हाँ, और फिर जोहान्स केपलर ने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया और यहीं से न्यूटन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की नींव पड़ी। तो केपलर ने क्या किया उन आंकड़ों का? उन्होंने 3 नियम दिए हैं ना? हाँ, 3 नियम। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें क्या खास था? इसमें खास ये था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अंडाकार। अच्छा, इलिप्टिकल, जैसा कोपर्निकस ने सोचा था वैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। और सूर्य उस इलिप्स के सेंटर में नहीं बल्कि एक फोकस पर होता है। ठीक है। और दूसरा नियम? लॉ ऑफ एरियाज। हाँ, लॉ ऑफ एरियाज। ये कहता है कि ग्रह को सूरज से जोड़ने वाली जो लाइन है वो बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया कवर करती है। तो उसका मतलब हुआ कि ग्रह जब सूरज के पास होता है हाँ, तो तेज चलता है। सही पकड़ा। और जब दूर होता है तो धीमा हो जाता है। अच्छा। हाँ। और तीसरा नियम? लॉ ऑफ पीरियड्स। हाँ, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये कहता है कि किसी ग्रह का जो चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है टी, हाँ, उसका स्क्वायर, टी स्क्वायर, वो उसकी कक्षा के सेमी मेजर एक्सिस मतलब कक्षा की औसत त्रिज्या समझ लीजिए, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। वाह, मतलब एक गणितीय तालमेल। बिल्कुल। और दूसरे नियम की वजह वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे वो स्केटर वाला उदाहरण। हाँ, वैसा ही कुछ। जब हाथ फैलाएं हो तो धीरे, सिकोड़ लें तो तेज। ये किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए सच है और ग्रेविटेशन एक सेंट्रल फोर्स ही है। अच्छा। फिर आए न्यूटन। हाँ, उन्होंने बताया कि ये सब हो क्यों रहा है। एग्जैक्टली। उनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को एक फोर्स से खींचती है और ये फोर्स उनके मासेस के गुणनफल के सीधे अनुपात में और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F = G m1 m2 r²। जी। यहाँ G क्या है? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और 2 बातें अहम हैं। एक, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब खींचने वाला। हमेशा अट्रैक्टिव। हाँ। और दूसरा, ये नियम असल में पॉइंट मासेस के लिए है। पृथ्वी जैसी बड़ी चीजों के लिए कैलकुलस लगता है, या फिर स्पेशल केस। जैसे एक खोखला गोला, स्फेरिकल शेल। अगर आप उसके बाहर हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा लगता है जैसे सारा मास उसके सेंटर में रखा हो। और अगर अंदर हो तो? अंदर हो तो उस शेल का कोई नेट गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, जीरो। कमाल है। तो पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, वो इसी से आता है? हाँ, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल F = mg से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है। सतह पर इसका मान है G = gme re²। me पृथ्वी का मास, re पृथ्वी का रेडियस। और G का मान किसने पता किया? वो थे हेनरी कैवेंडिश 1798 में, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट से। अच्छा। और G पता चलते ही हम पृथ्वी का मास me निकाल पाए। इसीलिए कहते हैं कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौला। अरे वाह, लेकिन ये G का मान बदलता भी तो है, जैसे ऊंचाई पर जाने पर। हाँ, ऊंचाई h पर जाने पर G घटता है। और गहराई में जाने पर? हैरानी की बात है, गहराई में जाने पर भी G घटता है। GD = G1 dRe। सच में? गहराई में भी कम होता है? हाँ, सतह पर ही G सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? गहराई में क्यों घटता है? क्योंकि जब आप गहराई में जाते हैं तो सिर्फ आपके नीचे का जो पृथ्वी का हिस्सा है वही आपको खींचता है। आपके ऊपर वाला हिस्सा एक स्फेरिकल शेल की तरह, उसका नेट फोर्स कैंसिल हो जाता है। समझ गई। अच्छा, अब बात करते हैं अर्थ सैटेलाइट्स की। हाँ, उपग्रह। ये भी केपलर के नियमों का पालन करते हैं। और अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के पास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी स्पीड का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल। V = √gme r+h। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, किसी घूमते हुए सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव। इसका क्या मतलब? नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि वो एक बाउंड सिस्टम है। मतलब सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, अपने आप भाग नहीं सकता। तो भागने के लिए क्या चाहिए? वो एस्केप स्पीड वाली बात। हाँ, एस्केप स्पीड। वो कम से कम स्पीड है जिससे किसी चीज को फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। और ये कितनी होती है पृथ्वी के लिए? पृथ्वी की सतह से करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज। 11.2 किलोमीटर, बाप रे। हाँ, v बराबर √2 GME/r। इसका असर हम चांद पर देखते हैं। चांद पर कैसे? चांद का एस्केप स्पीड बहुत कम है, सिर्फ 2.3 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, काफी कम है। इसी वजह से चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल इतनी कम स्पीड से भी आसानी से चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकल भागते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? केपलर के नियमों ने बताया ग्रह कैसे चलते हैं। न्यूटन ने बताया क्यों चलते हैं, ग्रेविटेशन। पृथ्वी पर जी कैसे काम करता है, कैसे बदलता है, और सैटेलाइट्स कैसे टिके रहते हैं, या चीजें कैसे एस्केप कर जाती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, हमने देखा कि खोखला गोला, स्फेरिकल शेल, अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाता, पर वो बाहर के गुरुत्वाकर्षण को अंदर आने से रोक भी नहीं सकता। मतलब ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से शील्डिंग होती है ना, एक धातु के गोले के अंदर। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग संभव क्यों नहीं है? ये ग्रेविटेशन की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।